सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा खबर वाला भरा हुआ वीडियो, एक ऐसा रिपोर्ट जिस एक ही रिपोर्ट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है और जो आपसे छुपाया जा रहा है उस पर नजर डाली जाती है और आपके दिल की आवाज को मैं पूरे देश की आवाज बनाकर दुनिया के सामने पेश करता हूं। कल तक हमने देखा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किस स्तर पर उतर आए हैं कि वो अपने ही भारतीय मुसलमानों को कोसने में लग गए हैं, उनको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया है। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री मुसलमानों के खिलाफ खुलकर आ गए हैं। जब प्रधानमंत्री का ऐसा हाल होगा तो भाजपा के सीएम और दूसरे नेताओं का क्या हाल होगा, अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उधर मेरे दोस्तों, जहां मोदी जी ने उल्टा सीधा हम लोगों के बारे में बोलना शुरू करा, मुसलमानों के बारे में बोलना शुरू किया, अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ भी मैदान जंग में उतर आए और उन्होंने इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हुए कहना शुरू कर दिया कि वो जो आपसे वोट मांगते हैं वही मुख्तार अंसारी के कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं। धमकी भरे जुमलों का इस्तेमाल लगातार सीएम साहब के द्वारा किया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई फिलहाल के लिए नहीं है। पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुओं को पूरा भड़का दिया, कहा कि आपका तो ये विरासत में है कि आपको वोट हमें देना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 5 साल आप इन्हें देते हो या किसी और को दिया आपने, तो आप उनसे कहिए कि अब तुम्हारा वक्त गया, अब हम भाजपा को वोट देंगे। पूरी तरह से हिंदू मुसलमान का खेल भाजपा के टॉप लीडर शुरू कर चुके हैं। आइए माननीय योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो देखते हैं, सुनते हैं। आपका दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है, अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। जिन्होंने विकास की योजनाओं के लिए आपको तरसाया था, जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था, उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। कह दीजिए कि भाई नहीं, जब आपको मौका मिला तब तो आपने कुछ किया नहीं। जब मौका मिला, ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे ये लोग। कांग्रेस और सपा और बसपा, देख रहे हैं सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए। इतना ही नहीं, सारी दुनिया जानती है कि भारत के मुसलमानों से उनका हक छीना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी इस स्तर पर उतर आए कि उन्होंने कहा कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, यानी राम मंदिर की तरफ इशारा किया, एक और मंदिर की तरफ इशारा किया, और अब बारी ब्रजभूमि की है, यानी आगरा और दूसरे इलाकों को मिलकर उसको अपग्रेड, उस पर कब्जा करने की बात कही जा रही है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा बल्कि दिखा दूंगा, देख लीजिए। बहनों और भाइयों, ब्रजभूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी एक वो गाना है, मैं गिरा हुआ बंदा देख, समझ गए ना, रील बहुत चल रही है। वही गाने पर मोदी जी का कोई शॉट लगाना चाहिए। भाई साहब, गिरगिट भी शर्मा जाए भाजपा से, और क्या धुआं छोड़ रहे हैं झूठ का मोदी जी। कल तक ऐसे थे, आज ऐसे हैं, परसों कैसे थे और कल कैसे हैं। जब मोहम्मद शमी के घर गए
उनके इलाके में गए तो मोहम्मद शमी की तारीफ करके मुसलमानों को इम्प्रेस किया और अगले ही 12-24 घंटे के बाद मुसलमानों को सपोर्ट करने लगे। अब उनका एक बयान आया है जिसको देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि असली इंसान यहाँ था या वहां है। यानी दूसरे सरकारों को कोसते हुए मुसलमानों के लिए फिक्रमंदी दिखाई है मोदी जी ने। देखिए, कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन एक सेकंड देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। हद ये हो गई है कि कल तक मोदी जी मुसलमानों को कोस और गरिया और लानत भेज रहे थे। आज आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो गया। मोदी जी ने यह तक कह दिया कि पहले हज बहुत कम लोग किया करते थे, रूल्स बड़े सख्त थे। हमने मोहम्मद बिन सलमान की सरकार से, सऊदी अरब की सरकार से बात करी और भारतीयों का कोटा बढ़वाया सऊदी अरब में। साथ उन्होंने ये कहा कि कल तक जो महिलाएं अकेले नहीं जा सकती थीं हज करने के लिए, आज हमने उनको इंडिपेंडेंट कर दिया है, वो कभी भी कहीं भी जा सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि साफ साफ अब जो बयान आया है उसमें मोदी जी का झुकाव महिलाओं के लिए नजर आ रहा है, मुसलमानों के लिए नजर आ रहा है। बोलने से ज्यादा बेहतर है आप सुन लीजिए और फैसला कीजिए। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही है जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ। साथियों, कांग्रेस हजरात फैसला कीजिए कि कौन सा रंग असली है। अब खबर है आगे बढ़ने वाली। केजरीवाल की जान पूरी तरह से खतरे में है। आखिरकार अब एक कमेटी बनाई गई है। बता दूं कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि केजरीवाल की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए ताकि यह पता चल सके कि उन्हें शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है कि नहीं। मतलब एक आदमी मौत के मुंह में हो तो पहले एक कमेटी बनाई जाएगी पता करने के लिए कि क्या सच में यह बंदा सीरियस है, एक्टिंग कर रहा है, ड्रामे कर रहा है या सच में मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी फलाना, भाई आएगा तो मोदी ही। एक और खेल देख लीजिए, गुजरात के सूरत में बीजेपी का नेता बिना विपक्ष के दल के जीत गया। यही तो खेल है। कहानी यह है दोस्तों कि बीजेपी के मुकेश दलाल जीत गए हैं लोकसभा चुनाव 22 अप्रैल को। दोस्तों, जो दूसरी विरोधी पार्टियां थी उनके नॉमिनेशन इन्होंने डरा धमकाकर रिजेक्ट करवा दिए। जो टक्कर पर था उसको पता नहीं क्या कहा इन्होंने कि उस बंदे ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद सामने कोई भी पार्टी नहीं थी, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था और आखिरकार बीजेपी के नेता दलाल साहब जीत गए निर्दलीय। गजब टूबीबाज आदमी। उधर मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान लाइव ने यह अपडेट दिया और ये अपनी राय रखी कि चुनाव आयोग मोदी जी के किसी भी बयान पर
ना आपत्ति दर्ज कर रहा है, ना शिकायत दर्ज कर रहा है, ना कुछ समझा रहा है। कहने का मतलब यह है कि खुल्लम खुल्ला सब कुछ चल रहा है, जो कानून की धज्जियां उसकी उड़ाई जा रही हैं और उसके बावजूद चुनाव आयोग खामोश है। कानून का पूरी तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार के इलाके में कमाल मौला मस्जिद को जबरदस्ती कानून को तोड़ते हुए और सुप्रीम कोर्ट का माननीय कोर्ट का उल्लंघन करते हुए, अवमानना करते हुए सर्वे के नाम पर सर्वे करने वालों ने मस्जिद के कई हिस्से को तोड़ डाला है, जबकि कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से सर्वे करना कि बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन दोस्तों, आज सरकार ने बहुसंख्यक को खुश करने के लिए मस्जिद को हड़पना शुरू कर दिया है। जब आपने योगी आदित्यनाथ जी को सुन लिया, मोदी जी के नफरतिया बयान आपने सुन लिए और तमाम दिग्गज नेताओं के खिलाफ आपने बाइट सुन ली, तो फिर अब क्या रह गया? अब वहां के मौलवी बता रहे हैं कि किस तरह का जुल्म उनके साथ किया जा रहा है। देखिए कमाल मौला मस्जिद मध्य प्रदेश के धार में। 29वां दिन है आज। ठीक है, सर्वे जारी है तो और तो सभी आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को पता चल गया कि सर्वे जारी है और आप लोगों की बहुत मेहनत है कि हर छोटी बड़ी चीज़ को आप लोग पूरी पब्लिक के सामने कर रहे हैं और आप ही लोगों से हम सुनते हैं और आप ही लोगों से एजुकेटेड होते हैं। हमने जो मीडिया के ज़रिए सुना और जो हम खुद अभी मस्जिद के अंदर देख कर आए हैं, वो माननीय उच्चतम न्यायालय की पूरी तरह से अवहेलना हो रही है उसके आदेश की। कमाल मौला मस्जिद के बाईं तरफ दक्षिणी दिशा में कम से कम फर्श को 4 फीट तक खोद दिया गया है, जिससे वहाँ पर नमाजी नमाज़ पढ़ने से वंचित रहे। यह हमारे मूल अधिकारों का भी हनन है और मानव अधिकारों का भी हनन है। क्या ऐसा कोई नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का साक्षर पालन करवा सके? क्या इनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है? यहाँ कब तक इनकी मनमानी चलेगी? अगर फिजिकल एक्सहिबिशन के लिए मना करा सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिजिकल एक्सहिबिशन बोलते किसको हैं? यही बोलेंगे कि यहाँ से आप हवास के ज़रिए धूल हटा दो। अगर आपने हाथ से हटाने की कोशिश करी तो फिजिकल एक्सहिबिशन में आ जाएगा माननीय उच्चतम न्यायालय का। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला था कि आप इस तरह सर्वे करें कि किसी तरह का भी कोई नुकसान वहाँ पर नहीं हो इमारत को। तो इन लोगों ने हमारी मस्जिद का, हमारी इमारत का मूल स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। उच्च न्यायालय की और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। अच्छा, ये नमाज यहाँ पे कब से पढ़ी जा रही है? किस सदी से, किस ईस्वी से पढ़ी जा रही है? 1307 ईस्वी में ये मस्जिद बनी थी। 1307 ईस्वी से यहाँ पर निरंतर नमाज जारी है और हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और वो रिकॉर्ड सिर्फ हमारा जो रिकॉर्ड है वो तो है ही, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। आज में आप में से बाज़ पत्रकार जो लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, मेरी बाइटें लेते रहते हैं, उन लोगों को मैं ये सब कागज़ दिखा भी चुका हूँ। वकार साहब, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि इस भवन को नुकसान पहुंचाया है, तो इसके लिए आगे आप क्या कार्रवाई? बिल्कुल, मेरे को हमने समाज को बोला है, समाज इसके लिए आगे शिकायत भी कर दी है। और मैं वो एक शिकायत अलग बात है, मैं ये बोलता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर भी कोई अधिकारी है या नहीं है? मैं तो आप लोग चौथा स्तंभ है देश का, मैं आप लोगों के माध्यम से ही अपील करता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय खुद अपने आप इसका संज्ञान ले। क्या कोर्ट ऑफ कंटेम करेंगे आप? कोर्ट ऑफ कंटेम जो हमारे पक्षकार हैं, मैं ये नहीं बोलता कि कोर्ट ऑफ कंटेम वगैरह की बात नहीं करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जो उच्चतम न्यायालय का आदेशों का जो उल्लंघन हुआ है, उस पर इन पर ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप कह रहे न्यायालय की बात है, हमारे माध्यम से तो आप दे रहे हैं कि संज्ञान बोले, आपके पक्षकार जाएंगे, लेकिन अभी और शिकायत? बिल्कुल हमारे पक्षकार ने शिकायत कर दी है इसकी, और हम देखते हैं, और ज़रूर होगा तो समाज भी इसकी शिकायत करेगा कि इनके ऊपर कौन है, इसमें किसका। मेरठ यूपी में कुलभूषण दुकानदार जो हैं, जो दुकान चलाते थे, व्यापारी थे, कुलभूषण जिनका नाम था, उनके दुकान के आगे से बहुसंख्यक समाज की रैली आई और उन्होंने जय जय श्री राम नारेबाजी करी। कुलभूषण को भी लपेटे में लिया, आओ नारे लगाओ। अब कुलभूषण भी जोश में आ गए। कुलभूषण ने दोनों हाथ बुलंद किए, बोले जय श्री राम, और जेब से जय श्री राम का नारा लगवाने वालों ने 36,000 रुपए गोली कर दिए। अब कुलभूषण जय श्री राम बोल के ऐसा पछता रहे हैं कि क्या ही बताना। देखिए और सुनिए और समझिए। भाई साहब, मैं वहां बैठा हुआ था दुकान पर, मैं सामने चला गया, गोविंद जी का आदर था काफिला, मैंने कही जय श्री राम, और जय श्री राम कह कर भीड़ भाड़ थी काफी। जैसे मैं आया हाथ जोड़ कर,
तो देखा तो मैंने जो हाथ मुंह करा, पैसे सारे गायब, 1 रुपया नहीं भाई साहब, मैं वहीं गिर गया। कितने पैसे थे? 36,000 रुपये थे पैसे। मेरे दोस्तों, हकीकत तो ये है कि अगर कानून का सही इस्तेमाल किया जाए तो भाजपा जितना गंद मचा रही है, इनके लोग गिरफ्तार हो जाए। पश्चिम बंगाल में कानून ने सही काम किया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान, रैली के दौरान बीजेपी के और हिंदू समुदाय के लोगों ने तलवार लहराई, हथियार लहराया और यह कृतज्ञ करना उनको काफी भारी पड़ गया। पश्चिम बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। वहीं इंडियन लॉयर प्रशांत भूषण ने जो बात कही वो सबसे अलग और सबसे बड़ी बात थी। प्रशांत भूषण ने कहा कि जब वोट हाथ से जाता हुआ मोदी जी देख रहे हैं, चुनाव हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है, तो चिल्ला चिल्ला कर हिंदू मुस्लिम करना है, चुनाव आयोग तो सोता रहेगा। यह प्रशांत भूषण का कहना है। यानी 4 लाइनों में आज जो देश का हाल है, माननीय वकील साहब ने क्लियर कट टू कट खुली बात कह दी है। हजरात, एक चीज और आप देख रहे होंगे कि आजकल बीजेपी के नेता कहीं भी पीट दिए जा रहे हैं। लोग उनसे थक चुके हैं, भर चुके हैं। संजय निषाद बीजेपी के लीडर, शादी समारोह में वो गए थे, शादी के फंक्शन में, वहां पर मौजूद शादी में जो लोग दूसरे मौजूद थे, आम जनता, उन्होंने उनको देखकर कुछ कहा सुनी के बाद, कुछ सवाल जवाब पूछने के बाद पीट कर रख दिया। अब अंदर की बात खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें साफ आ रही हैं इस तरह की, जिसमें बीजेपी के नेता पिटते हुए आजकल नजर आ रहे हैं। हर तरह से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख लीजिए, 2 हिजड़े बहुसंख्यक समाज के सड़े हुए गू बुर्खा पहनकर नाच रहे हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय मुजफ्फरनगर का है, उत्तर प्रदेश का। नवोदय विद्यालय में आप देखिए किस तरह से मुसलमान लड़कियों का और मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। अब इन बेचारों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री और हमारे भारत के माननीय उत्तर प्रदेश के सीएम साहब खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो फिर ग्राउंड पर होगा क्या? खाकी वर्दी खाक में मिल रही है, लोगों का ईमान यकीन तोड़ रही है। उत्तर प्रदेश में गरीबों के साथ अन्याय ये खाकी वर्दी लगातार कर रही है। यह सीसीटीवी फुटेज आपको रुला देगा कि आज मिडिल क्लास और गरीबों का हाल क्या किया है मोदी जी की पुलिस ने। योगी जी की पुलिस का यह हाल देखिए। खाकी को बदनाम करने के लिए ऐसा काम काफी है जो ये कर रहा है पुलिस वाला इंस्पेक्टर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के शाहगंज में इंस्पेक्टर तारकेश्वर राय एक गरीब चाय वाले के पहले तो धमकी देते दिख रहा है, गरीब ने हाथ जोड़ लिए, जान बचा ली, मगर वर्दी का नशा इतना खतरनाक था कि दुकान पर दनादन डंडा बरसा दिया। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे का वीडियो वायरल है। उम्मीद यह है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी और माननीय हमारे प्यारे योगी आदित्यनाथ जी इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। मैं ये बता दूं आपको कि जुल्म सहने वाला भी हिंदू समुदाय से, जुल्म करने वाला भी हिंदू समुदाय का पुलिस अफसर। ये इसलिए बोल रहा हूं कि कोई ये ना सोचे कि मैं सिर्फ एक ही इंसान की, एक ही समुदाय की, एक ही ग्रुप की आवाज उठा रहा हूं। ना 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 ना, उनके हिसाब से रामराज आ गया है
और रामराज में राम जी के मानने वालों को भी लठ बरसाए जाते हैं। ये बस साबित करना चाहता था मैं आपको। मेरे दोस्तों, ये मामला हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में कॉलेज की छात्र को सुमित यानी उसका बॉयफ्रेंड इसलिए कटारी से सैकड़ों मर्तबा उस पर हमला करता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड साइना ने हिंदू धर्म अपनाने से इनकार कर दिया। साइना रिलेशनशिप में तो आ गई थी, प्यार तो करने लगी थी, लेकिन डर ये था कि वो इस्लाम नहीं छोड़ सकती। उसे पता था कि इस्लाम से बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन शादी करने के लिए सुमित उस पर प्रेशर डाल रहा था और शादी करने के लिए वो ये कह रहा था कि धर्म परिवर्तन करना जरूरी है। लेकिन जब साइना ने मना किया तो दसियों लोगों के सामने धारदार हथियार से सुमित, हिंदूवादी व्यक्ति, भगवा लव ट्रैप का सदस्य, हाथ में कटारी और धारदार हथियार उठाता है और कई हमला कर देता है, जिसके बाद घायल होने के बाद लड़की को पास के अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है जहां उनका इलाज चल रहा है। सुमित को अब जाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कई खतरनाक धाराओं में इस पर एफआईआर हो चुकी है। आइए अब पुलिस का भी बयान सुनाना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि अगर आपकी बेटी किसी हिंदू लड़के के साथ दोस्ती तक में है तो कल उसके साथ क्या हो सकता है। दुखनीय और निंदनीय घटना जो है सामने आई है और उसमें एक जो लड़का है उसके द्वारा एक कॉलेज स्टूडेंट को ब्रूटली वहाँ पे अटैक किया गया और मल्टीपल टाइम्स दराटी से उस पर मर्डरस जो है अटैक पालमपुर पुलिस स्टेशन, पालमपुर बस स्टैंड के एरिया में हुआ है, जिसके तहत जो है जैसे पुलिस को सूचना मिली तो पालमपुर पुलिस स्टेशन की टीम जो है तुरंत मौके पे गई और पुलिस के पहुंचने तक जो स्थानीय लोग थे वहाँ पे जो प्रेजेंट थे उन्होंने उस एक्यूज्ड को जो है पकड़ के और काफ़ी उसकी पिटाई वहाँ पे कर दी जा चुकी थी। इस हालात में पुलिस द्वारा उसको जो विक्टिम है उनको तुरंत जो है स्थानीय स्पेशली मैं एक नाम यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, श्री मनिंदर जो कि स्थानीय व्यक्ति हैं और उनके द्वारा ही जो है स्कूटी पे सबसे पहले जो विक्टिम है उसको जोनल हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल पालमपुर के लिए वहाँ से ले जाया गया और उसके बाद उनको विक्टिम को क्योंकि हालात काफ़ी गंभीर थे उनको तुरंत जो है टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। पुलिस टीम द्वारा उनको पुलिस के व्हीकल के साथ उनको तुरंत जो है शॉर्टेस्ट टाइम पे हमने टांडा मेडिकल कॉलेज वहाँ पे पहुँचाया और उसके बाद फर्दर टांडा के डॉक्टर्स द्वारा उनको पीजीआई कल शाम को जो है रेफर कर दिया गया था। अभी हाल में जो स्टेटस पीजीआई से हमें पता चला है लड़की जो है अभी काफ़ी स्टेबल है और उनकी जो रिकवरी के लिए डॉक्टर्स वहाँ के प्रयासरत है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। जो एक्यूज जहाँ तक है उनको जो है कल पुलिस द्वारा जो है अरेस्ट करके इसमें एफआईआर जो है 307, 326, 341, 323 आईपीसी इसमें दर्ज की गई है। एक्यूज को कल जो है अरेस्ट किया गया क्योंकि अरेस्ट करने से पहले ही काफ़ी भीड़ द्वारा उनको जो अटैक कर दिया गया था तो उनको काफ़ी इंजरीज एक्यूज को भी ब्लड फोर्स इंजरीज काफ़ी उनको आई हैं। मेडिकल के बाद डॉक्टर ने उनको फर्दर जो है पुलिस स्टेशन में हवाले कर दिया और उनसे हमने कल इंटरोगेट किया। मैंने भी उसको कल पुलिस स्टेशन पालमपुर में इंटरोगेट किया देर शाम। तो उससे हमें जो लड़का है उसके जो कारण है उसने एक्सप्लेन किए और क्योंकि अभी विक्टिम जो है वो हमें उम्मीद है कि आज शाम या कल मॉर्निंग तक उनका हम स्टेटमेंट ले पाएंगे जो कि कम्प्लीटली जो है डॉक्टर्स की ओपिनियन की वो कितना फिट है स्टेटमेंट देने के लिए उस पर रहेगी, बट उम्मीद ये की जा रही है कि देर शाम तक या कल। हजरात, यूपी के शमशादाबाद की एक ऐसी घटना है जिसमें मैं ना पति का नाम बताऊंगा ना पत्नी का नाम बताऊंगा। यहां पर जो मुद्दा है वो ये कि देखिए होता क्या है आजकल। अब लोग कहेंगे कि यार आप लड़कियों को डिफेम करते हो। यार डिफेम की बात नहीं है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन चार लगभग एक जैसी होती हैं एक तो बिल्कुल ही अलग होती है। तो मैं इस एक की बात कर रहा हूं, समझिएगा भैया। शमशादाबाद में एक व्यक्ति जिसकी शादी को 11 साल हो गए, भाई अब 8-9 साल की शादी में उसने अपनी बीवी पर भरोसा ना किया तो फिर क्या किया। अपनी धर्मपत्नी को उसने मोहब्बत में आकर पढ़ाया लिखाया, फिर लेखपाल की नौकरी निकली और एंट्रेंस टेस्ट दिया उसकी पत्नी ने, तो पत्नी हो गई कामयाब और वो लेखपाल बन गई, नौकरी सरकारी लग गई। अब जैसे ही सरकारी नौकरी लगी, पत्नी जो 11 साल पुरानी थी वो ऐसी हो गई जैसे भाई साहब अभी
मतलब अभी शोरूम से निकली नई नई गाड़ी हो, यूं लचकना, यूं इटलाना, यूं मस्ताना, ओफो, घर का ना कोई काम करना। अब ऐसा है, आप कहेंगे लड़की से काम करवाना है तो काम वाली नहीं, गृहस्थी जो होती है ना वो चलानी पड़ती है। बच्चों को देखना, वालिदैन को देखना, थोड़ा वक्त देना, इसमें भी पति खुश हो जाते हैं। हम लौंडों को ज्यादा नहीं चाहिए होता है कुछ, हम लड़कों को सिर्फ 3 चीज चाहिए होती है। पहली चीज चाहिए होती है भाई फुल इज्जत, दूसरी चीज चाहिए होती है भाई लॉयल्टी, ईमानदारी, वफादारी, और तीसरी चाहिए होती है आखिर में मोहब्बत। वो लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं जो कहते हैं कि हमको तो सिर्फ मोहब्बत चाहिए, वो लड़का झूठा है। सच्चाई ये है कि हम लौंडों को चाहिए इज्जत पहले। और लड़कों की खासियत यह है कि लड़के अगर कुछ कमाते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो अपने लिए अकेले के लिए नहीं करते हैं। अगर कोई लड़का ये वीडियो देख रहा है और नौकरी करता है, अब उसकी 20,000 तनख्वाह है, तो 20,000 की जब तनख्वाह उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है तो वो अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएगा। बहन के लिए लेके जाएगा तो सोचेगा यार छोटा वाला नाराज ना हो जाए, तो उसके लिए भी कुछ लेगा, बड़े भाई के लिए भी लेगा, माँ के लिए भी कुछ ना कुछ लेगा, बाप के लिए भी कुछ ना कुछ लेगा। अगर कुछ नहीं लेगा, ऐसे बहुत लड़के होते हैं नहीं लेते, लेकिन वो घर वालों को तुरंत पूरा पैसा दे देते हैं। घर में एसी खराब हो गया है, एसी इस महीने मैं एसी में पैसे डाल रहा हूं, एसी को मैं रिपेयर करवा रहा हूं, या एसी मैं लगवा रहा हूं। घर में देख रहा है कि माता, उसकी अम्मी जो है परेशान है, ओवन खराब हो चुका है, किचन में ओवन नहीं चल रहा है, नया ओवन। घर के अंदर इन्वेस्ट करता है, दोस्तों पर, अपने यारों पर इन्वेस्ट करता है, और अकड़ कर नहीं चलता। पैसे का रोब लौंडे नहीं दिखाते हैं, वो तो रील वील पर बनाने के लिए बात अलग है कि एटीट्यूड वाला सॉन्ग है, उस पर भाई साहब काली गाड़ी लगा के, रेड बुल हाथ पे लेके, ये काला चश्मा पहन के यो 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 ये कर दिया भाई। इसका मतलब ये नहीं लौंडों के अंदर ये गुरूर या घमंड, असली में ऐसे लड़के नहीं। लड़कों से वफादार तुम्हें मिलेगा नहीं। अब ये बात तुम्हारी गलत है कि भैया तुम उन लड़कों पर भरोसा करती हो जिनके यहाँ लौंडियों की कमी नहीं है। क्यों? लड़की को चाहिए टॉल डार्क हैंडसम, या बॉडी लंबी चौड़ी 6 फुट की हाइट होना चाहिए, फेस कट जबरदस्त होना चाहिए, भाई साहब छाती बाहर निकलनी रहनी चाहिए, जिम वाला बंदा होना चाहिए, भाई साहब लंबी गाड़ी होना चाहिए, गाड़ी में रौला होना चाहिए, पॉकेट में पैसा होना चाहिए, क्लब्स में जान पहचान होनी चाहिए, हाँ न जाने क्या क्या। जब तुम लड़कियां ऐसे लड़कों के पास जाओगी तो भाई वो तुम्हारी इज्जत थोड़ी ना करेगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी 36 पे लाइन मारती हैं। मोहब्बत करो तो भाई सूरत ना देखो, सीरत देख लो, प्यार देख लो, इज्जत देख लो, रेस्पेक्ट देख लो। अब लौंडों की बात कर रहा था मैं। लौंडे कमाते हैं तो अपने घर वालों के लिए कमाते हैं, अपने यारों पर खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसी वारदात हो चुकी है कि महिला जैसे ही कलेक्टर बनती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ, अपने घर वालों तक को पूछना बंद कर दिया, पति से मतलब किनारा कर लिया, भरम में आ गई कि भाई चल तेरी क्या सरकारी नौकरी है, तेरी तो परचून की दुकान है, मेरी तो सरकारी नौकरी है, तूने पढ़ाया है, पढ़ी तो मैं हूं, तूने पैसा लगाया है, लेकिन कमा तो अब मैं रही हूं। भूल जाती है लड़की तुरंत कि बुरे वक्त में साथ देने वाला यही, चप्पल घिस घिस कर पढ़ाने वाला यही मेरा मर्द था, मेरा शौहर था। मामला यूपी के शमशादाबाद का है और फैमिली कोर्ट में मामला जा चुका है। पतिदेव का कहना यह है कि घर वालों पर ध्यान दे और नौकरी छोड़ दे, तब ये जिंदगी आसान होगी। यहाँ पर लड़के की भी डिमांड गलत है। नौकरी लगवानी नहीं थी तो भाई तुमको पढ़ाना क्यों था? अब अगर पढ़ाए और नौकरी लग गई है तो ये कोशिश करो कि वो दोनों चीज बैलेंस कर ले। आप ठोक नहीं सकते कि भैया तुम शादी अगर आगे बढ़ाना चाहती हो तो नौकरी छोड़ दो, ये चीज भी गलत हो जाएगी। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि बेचारे लौंडे तो नाम के बदनाम हैं, खेल तो भाई साहब उधर से होता है। बहरहाल खबरें बहुत हैं, 10 घंटे बताता रहूं खत्म नहीं होंगी, लेकिन अपनी खबरों से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, सामाजिक बातें करता हूं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, नफरत को रोकिए, मोहब्बत फैलाइए, समझदार बनिए और वोट सही जगह दीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।